नमस्कार, बैक टू बेसिक्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि बहुत सारे बच्चों को सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका पता नहीं होता। अगर फॉर्मूला पता भी होता है तो उनको एक्चुअल फील नहीं आ पाती कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पूरी वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में चक्कर काटता है। अगर इसका रेडियस r है तो रेडियस फिक्स रहता है और जो आपकी इस सर्कल में मूव करने की स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहती है। और अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है पर डायरेक्शन चेंज होती है। यह आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इस केस में आपके पार्टिकल की एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स कैसी होती है उस विषय में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक रोज़मर्रा के जीवन के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा, आपका कोई एक साथी इस दिशा में दौड़ रहा है, कोई एक आपका साथी इस दिशा में दौड़ रहा है, अगर आपने उसको पीछे से धकेलना शुरू कर दिया, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसमें वो मूव कर रहा है, ये फोर्स आपने लगाया। तो जब ये फोर्स आप उसको पीछे से लगाओगे तो उस बच्चे की वेलोसिटी की डायरेक्शन वही रहेगी पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक फोर्स आप इस दिशा में लगाओगे तो अभी भी जो बच्चा दौड़ रहा है, आपका साथी दौड़ रहा है, उसकी डायरेक्शन यही रहेगी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा अगर फोर्स इस दिशा में लगेगी। लेकिन अगर तीसरा केस डिस्कस करते हैं, अगर आपने उस बच्चे पे फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाई, बच्चा दौड़ इस साइड रहा है और आपने फोर्स इस साइड लगाई। आप ये खुद भी महसूस कर सकते हैं, अगर मैं इस साइड दौड़ रहा हूँ और कोई मुझे इस साइड पुश करेगा तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि अगर आपका फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो आपके पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। ये तो हमने किए बहुत सिंपल केस डिस्कस जिसमें फोर्स या तो वेलोसिटी के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पर एक्चुअल केस में क्या हो सकता है? एक्चुअल केस में ये हो सकता है कि वेलोसिटी आपकी इस दिशा में हो और फोर्स आपका इस दिशा में लग रहा हो। अब इस केस में आप फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। एक वेलोसिटी के अलोंग जिसको हम बोलेंगे F पैरेलल, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जिसको बोलेंगे F परपेंडिकुलर। तो आपका जो पैरेलल कंपोनेंट है फोर्स का वो वेलोसिटी के, आप लिख लीजिए, जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है इट विल चेंज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ऐसे ही आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपकी वेलोसिटी के किसको चेंज करेगा? चेंज डायरेक्शन
बट नॉट मैग्नीट्यूड। ये दो बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो पैरेलल कंपोनेंट है फोर्स का वो आपके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो आपकी डायरेक्शन को चेंज करता है पर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। अब हमें एक बात पता है कि जब सर्कुलर मोशन हम देखते हैं तो उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब फोर्स आपका परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अब इसी बात को थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स कैसे डायरेक्शन को चेंज करता है और कैसे सर्कल में मूव कराता है। आप मान लीजिए आपका पार्टिकल कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके ऊपर यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लगी तो पार्टिकल आपका अगले ही मोमेंट पे इस साइड मुड़ जाएगा। आप मान लीजिए कि आपका पार्टिकल ऐसे मुड़ गया। अब आपके फोर्स का जो नेचर है वो भी वेलोसिटी के साथ बदल रहा है। अगर ये वेलोसिटी है अब नेक्स्ट मोमेंट पे तो आपका फोर्स भी उसके परपेंडिकुलर होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जब वेलोसिटी ऐसी थी और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा, फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो आपकी वेलोसिटी फिर नेक्स्ट मोमेंट पे ऐसी हो जाएगी। अब जैसे ही वेलोसिटी ऐसे हुई फोर्स इसके फिर से परपेंडिकुलर लगेगा और ये परपेंडिकुलर फोर्स इसकी डायरेक्शन को फिर से चेंज कर देगा। फिर से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, फिर से डायरेक्शन चेंज हुई तो फोर्स की डायरेक्शन फिर चेंज हुई। ऐसे करते करते ये पार्टिकल आपका सर्कल में चक्कर काटेगा। आपका फोर्स हमेशा जो सर्कल के सेंटर की तरफ ओरिएंट करेगा और पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब इसके हमारी लाइफ में रियल एग्जांपल्स कौन से हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपका ये सन है और ये आपकी अर्थ है, इसके ऊपर अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अर्थ इसके तरफ अगर चक्कर काट रही है तो इस तरह का मोशन करेगी। इस मोमेंट पे अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है G इक्वल टू फोर्स इक्वल टू m अपॉन r स्क्वेयर। m मास ऑफ सन, m मास ऑफ अर्थ, r इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, अट्रैक्टिव टुवर्ड्स सन। जैसे ही पार्टिकल आगे इस पॉइंट पे आया वेलोसिटी ये हो जाएगी, लेकिन अब सन इसको इस साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही जब ये यहाँ आएगा तो इस साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस केस में आपकी जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए अर्थ सन के अराउंड एक सर्कल में चक्कर काट सकती है। सिमिलर एग्जाम्पल आपका किसका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ सन की जगह आप मान लीजिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर। न्यूक्लियस का चार्ज Q मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, वेलोसिटी इस साइड होगी। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन भी सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसकी फोर्स ये होती है।
सिमिलरली थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर एक रस्सी से, एक धागे से आपने एक साइड पत्थर बांधा है और आप उसको मूव कर रहे हैं, तो जो आपके पत्थर पर फोर्स लग रही होगी वो थ्रेड के डायरेक्शन में लग रही होगी। कहने का मतलब है अगर मैं ऐसे घुमाते हुए पत्थर आपके सामने से निकला तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और उस टाइम धागा ऐसे होगा, तो वेलोसिटी ऐसे है, धागा ऐसे है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। जब पार्टिकल ऐसे आ जाएगा तब धागा ऐसे हो जाएगा, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन बनेगा। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों फोर्स किसी एक वैल्यू के बराबर होते हैं। अगर आपका पार्टिकल का मास m है, रेडियस r है और वेलोसिटी v है, तो ये सारे के सारे फोर्स जो इस सर्कुलर मोशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल दीज फोर्सेस आर इक्वल टू mv²/r। इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? तो हमारी ये तीनों फोर्स क्या हैं? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ बॉडी टू रिवॉल्व इन अ सर्कल, और वो सारी रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस किसके बराबर होती हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? अब डिराइव करते हैं कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, mv²/r कहाँ से आया। अगर आपका mv²/r है तो इसका एक डायग्राम, इसी डायग्राम को यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ था, इनिशियल वेलोसिटी vi थी, कुछ टाइम बाद आपका पार्टिकल यहाँ आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई vf। आप ये देखिए कि यदि मैं इस vi और vf को एक और डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, कहने का मतलब है आपका एक्चुअल सर्कुलर मोशन तो यही है, लेकिन आप देखिए आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ ऐसी थी, थोड़ी देर आगे ऐसी हो जाएगी, ऐसे ये सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज होगी। तो v वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी ऐसी थी, ये वेलोसिटी मैंने यहाँ बनाई है, थोड़ी देर बाद ये वेलोसिटी ऐसी हो गई, मतलब यही वेक्टर घूम के ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से ये आपका वेक्टर vi था, ये आपका वेक्टर vf हो गया। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे कि एक्चुअल मोशन यही है, लेकिन हमें ये पता है कि v का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम v को ऐसा मान सकते हैं कि v रोटेट कर रहा है, जिसमें v का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रह रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। अब इस केस में आपका जो ये वेक्टर होगा, ये होगा डेल्टा v। ये कहाँ से आया? ये आपका आया है जो आपका वेक्टर एडिशन के थ्योरम्स होती हैं, एक पैरेललोग्राम थ्योरम होती है और एक ट्रायंगल थ्योरम होती है। ये हमने v = r ओमेगा वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं चाहें तो कहने का मतलब है यहाँ पर डेल्टा v कैसा होगा? डेल्टा v = vf माइनस vi। इसको हल्का सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा vi प्लस डेल्टा v = vf, और ये आपका vi था। इसको आप ट्रायंगल बनाकर अगर दिखाना चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर कोई वेक्टर vi है, उसमें आप एक वेक्टर ऐड कर रहे हैं डेल्टा
V, तो जो उन दोनों का एडिशन वेक्टर VF होगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, फाइनल की ये थी, जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये वेक्टर एनालिसिस से हमने निकाला है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r कहाँ से आया? हमें ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर मॉड्यूलस लें तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप जब इसको दोबारा देखेंगे, यहाँ देखिए, जितने टाइम डेल्टा t में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इतनी देर में जो एंगल ट्रेवल किया गया ये डेल्टा थीटा हो गया। ये वाला एंगल आपका डेल्टा थीटा है। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है, अगर किसी सर्कल का रेडियस r है, थीटा उसका एंगल थीटा है इस, और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर हो जाती है L = r थीटा। यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस कितना है? v है। एंगल ट्रेवर्स कितना है? डेल्टा थीटा। टाइम कितना लिया है? डेल्टा t। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क बनी डेल्टा v, दिस इज इक्वल टू v डेल्टा थीटा। फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं L = r थीटा। वहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आपकी डेल्टा v है, डेल्टा v का मोड, और r क्या है? v, और थीटा की जगह हमारा डेल्टा थीटा है। इतनी बात क्लियर है आपको? पहला फॉर्मूला आपका, पहला जो रिलेशन है वो फोर्स का है, सेकंड रिलेशन v और d थीटा का है। जब आप इस डेल्टा v के फॉर्मूले को यहाँ पुट करोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा mv डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, और डेल्टा थीटा बाय t एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय mv ओमेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो एक बार, ये f हो गया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन v = r ओमेगा होता है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि ओमेगा = v/r। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। किसी केस में वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, किसी केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, किसी केस में वो धागे की टेंशन भी हो सकती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन ये सारी फोर्सेस किसके इक्वल होंगी? mv²/r, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल revolving in a circle, v is its velocity and r is radius of circle। तो ये सारी बातें हुई सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।